जादुई मूली। सुजारपुर गांव में 18 साल का गौतम नाम का एक लड़का रहता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। गौतम अपनी दादी के साथ रहता था। गौतम के पास एक जंगली मुर्गी थी जो गौतम को जंगल के किनारे घायल हालत में मिली थी। अरे अरे, इसे तो बहुत चोट लगी है, तभी ये इस झाड़ के किनारे बैठी हुई है। गौतम उसे उठाकर अपने घर ले आता है। दादी, जल्दी से हल्दी और तेल लाना, देखो ना इसके पंख पर कितनी चोट आई है। दादी भी हल्दी लाती है और गौतम उसके पंख पर हल्दी लगा देता है। कुछ ही दिनों में वो मुर्गी एकदम ठीक हो जाती है। गौतम ने उस मुर्गी का नाम मुनमुन रखा था और उसके रहने के लिए एक छोटा सा लकड़ी का घर भी बनाया। मुनमुन पूरा दिन गौतम के पीछे पीछे घूमती रहती थी और जब वो घर नहीं होता था तो घर के आसपास के खेतों में ही घूमती रहती थी। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। अरे, कितने दिन हो गए हैं खेत में मूली के बीज बोए हुए, लेकिन अभी तक एक भी बीज अंकुरित नहीं हुआ है। ऐसे सब लोग परेशान थे। दूसरी तरफ गौतम के खेत में कुछ मूली उग गई थी और गौतम की दादी खेत में उगी उन मूलियों से हर रोज नई नई चीजें बनाकर गौतम को खिलाया करती थी। एक दिन किशोर खेत में परेशान बैठा था। अरे, क्या बात है किशोर भाई, क्यों परेशान बैठे हो? अरे क्या बताऊं भाई, कितने दिन हो गए मूली के बीज बोए हुए, अब तक एक भी बीज अंकुरित नहीं हुआ है। हाँ भाई, कैसे होगा? ये गौतम की मुर्गी पूरा दिन तो आपके खेतों में घूमती रहती है, सारे बीज तो वही चुग गई होगी। पिछले महीने मैंने भी अपने खेतों में बीज बोए थे, लेकिन उसकी मुर्गी ने कुछ नहीं छोड़ा। उससे परेशान होकर मुझे तो अपने पूरे खेत में बाड़ लगानी पड़ी थी। अरे गौतम, अरे ओ गौतम, जल्दी से खेत से 2 मूली ले आ, आज मैं उसके पराठे बनाकर तुझे देती हूँ। क्या दादी माँ, आप हर रोज इस मूली के पीछे पड़े रहते हो, कभी मूली के पराठे, कभी इसकी सब्जी, कभी अचार। मैं आपसे बोल रहा हूँ, आज मैं ये मूली का ना ये सब कुछ नहीं खाऊंगा। अच्छा, तो तू बता फिर क्या बनाऊं? तू ही बता दे कुछ। दादी, आज ना पनीर की सब्जी बना दो। पता है आपको, कितने महीने पहले खाई थी। अम्मा अपने कमरे में जाती है और अपने संदूक को खोलती है और एक कपड़े की साइड में लगाई काठ को खोलकर उसमें से कुछ 10-10 रुपए के पुराने नोट निकालती है। अम्मा, वैसे तो मूली के पराठे भी अच्छे लगते हैं, चलो आज वही खाते हैं। और गौतम घर के बाहर की तरफ भागता है। अम्मा, आप सब तैयारी करो, मैं अभी मुनमुन के साथ जाकर खेत से मूली लेकर आता हूँ। और उसकी मुर्गी मुनमुन भी उसके साथ साथ चली जाती है। इस लड़के का भी कुछ समझ नहीं आता, पहले कहता है पनीर खाना है और अब मूली लाने भाग गया है। गौतम खेत से मूली उखाड़ता है। चलो मुनमुन, आज फिर मूली के स्वादिष्ट पराठे खाने को मिलेंगे। तभी सामने से किशोर और रोशन भी आ जाते हैं। देखो जरा, हमारे खेत में होने वाली मूली इसके खेतों में उग रही है और ये सब इसकी मुर्गी की वजह से हो रहा है। गौतम, तुम अपनी इस मुर्गी को घर में बंद करके रखा करो, इसने सारी फसल बर्बाद कर दी है। अरे चाचा, मुनमुन ने कुछ नहीं किया, ये तो पूरा दिन मेरे साथ रहती है। आपकी फसल तो आवारा जानवरों ने खराब करी होगी ना। ऐसे बोलकर गौतम और मुनमुन अपने घर आ जाते हैं। देखा किशोर भाई, कैसे जवान चलाता है ये लड़का, और ये जो मूली लेकर गया है सब बीज हमारे खेतों के ही हैं। इसकी मुर्गी ना हमारे खेतों से ही ये बीज लेकर गई थी। इस गौतम को तो मैं बताता हूँ। किशोर बहुत लालची था और मुर्गी को देखते ही उसके मुंह में पानी आ जाता है। इधर गौतम मूली लेकर घर जाता है और थोड़ी ही देर बाद अम्मा मूली के स्वादिष्ट पराठे बनाकर देती है।
दोनों बैठकर खाना खा रहे थे। दादी, अपने खेत में कुछ बीज बोए हुए हैं, वो क्या आपने लगाए थे? आपको पता है वहां पे ना बहुत सारे छोटे छोटे और बीज उगे हुए हैं। नहीं बेटा, मैंने कोई बीज नहीं बोए, और मैंने तो ये मूली के बीज भी नहीं बोए थे। ये मुनमुन है ना, दूसरों के खेतों के बीज चुग कर लाती है और बीट हमारे खेतों में करती थी, और ये बीज वहीं से उग गए हैं। गौतम तभी अपना खाना छोड़ देता है। छी, तो क्या हम अब तक मुनमुन की बीटों के पराठे खा रहे हैं? अरे नहीं नहीं, ये तो मूली के हैं। दादी, तभी वो रोशन चाचा बोल रहे थे कि मुनमुन उनके खेत खराब करती है। मुनमुन, सुना तुमने? आज के बाद तुम दूसरों के खेतों में नहीं जाओगी, समझी? मुनमुन भी गौतम की तरफ ऐसे देख रही थी मानो वो सब कुछ समझ रही हो। उसी रात जब सब अपने घरों में सोए हुए थे तो किशोर चुपके से गौतम के घर जाता है और मुर्गी चुरा लेता है और उसे वो पकाकर खा लेता है। आहा, अरे वाह भाई वाह, मजा आ गया, क्या स्वादिष्ट मुर्गी बनी है। अगले दिन जब गौतम और दादी उठते हैं तो मुनमुन अपने घर में नहीं थी और उनका दरवाजा भी खुला था। दादी, दादी, ये मुनमुन कहाँ चली गई? अरे बेटा, यहीं होगी, इधर उधर। गौतम सब जगह देखता है लेकिन मुनमुन कहीं भी नहीं थी। गौतम बहुत परेशान था। दादी, मुनमुन कहाँ चली गई? मैंने सब जगह उसे देख लिया है, वो कहीं भी नहीं है। बेटा, तो परेशान मत हो, मुनमुन जहाँ भी होगी वो आ जाएगी। 2 दिन बीत गए थे मुनमुन को गए हुए और गौतम भी बहुत परेशान रहता था। रात को गौतम सोया हुआ था। गौतम, अब मैं तुमसे बहुत दूर जा चुकी हूँ, लेकिन तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी मैं आ जाऊंगी। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। कल अपने मूली के खेत में जाना, अब से तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तभी गौतम की नींद खुल जाती है और वो कुछ नहीं समझ पाया कि ये सब क्या हुआ था। सुबह होते ही गौतम अपने खेत में जाता है तो वहां अपने खेत को देखकर वो हैरान रह जाता है। उसके खेत में बहुत सारी मूलियां लगी थी। जो बीज अभी 2 दिन पहले अंकुरित हुए थे वो अचानक बड़े हो गए थे और पूरे खेत में बहुत सारी मूलियां आ गई थी। इसका मतलब वो रात का सपना सच था। मुनमुन अब यहाँ नहीं है और उसने मुझे ये सब कुछ दिया है। गौतम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर गौतम बहुत सारी मूलियां खेत से निकालता है और उन्हें मंडी बेच कर आता है, जिसके बदले उसे अच्छे पैसे मिलते हैं। दादी, ये लो पैसे, अब सब ठीक हो जाएगा। इतने सारे पैसे तुम्हें कहाँ से मिले, और तू सुबह से कहाँ गया हुआ था? फिर गौतम सारी बात अपनी दादी को बताता है। अब गौतम हर रोज मूली बाजार में बेचता और खूब पैसे कमाता, जिसे देखकर किशोर बहुत जलता है। ये सारी मूलियां मेरे खेत में होनी थी, लेकिन उस मुर्गी की वजह से सब कुछ उल्टा हो गया। चाहे जो कुछ भी हो, ये मूलियां तो मुझे ही चाहिए। रात को किशोर गौतम के खेत में जाता है और मूलियां उखाड़ने की कोशिश करता है। तभी वहां अचानक बहुत सारी मुर्गियां आ जाती हैं और किशोर को नोचने लगती हैं। अरे मुझे बचाओ, अरे मुझे मार डाला, अरे कोई मुझे बचाओ। कुछ ही देर में किशोर बेहोश हो जाता है। सुबह जब गौतम वहां आता है तो किशोर को खेत में इस हालत में पड़ा देखकर वो हैरान रह जाता है। किशोर अंकल जी, आप यहाँ, ये सब क्या हुआ आपको? अरे बेटा, वो अचानक बहुत सारी मुर्गियों ने मुझ पर हमला कर दिया और मेरी ये हालत कर दी। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे थे? गौतम समझ जाता है और वो किशोर को उसके घर छोड़कर आता है। किशोर अपने किए पर
बहुत शर्मिंदा था। चल चल, हुर्र हुर्र, आज मैं तुम्हें जंगल की दूसरी ओर ले जाऊंगा। वहाँ बहुत सारी हरी हरी घास है, उसे खाकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। लगता है ये भोला फिर से बकरियों को लेकर चला गया। दवाई लाने को बोला था, पता नहीं लाया कि नहीं। सुमन घर के अंदर जाती है तो दवाई की पुड़िया सामने पड़ी थी। हाँ, दवाई तो ले आया है, जल्दी से इनको दे देती हूँ। भोला सुबह सुबह अपनी बकरियों को जंगल में चराने ले जाता था और शाम को आकर अपने खेत में काम करता था। उसने खेतों में बहुत सारी सब्जियां उगाई थी। आज फिर भूखा ही बकरियों को लेकर चला गया। अब हमारी ये सब्जियां बेचने लायक होने वाली हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा। रात की जो बची रोटी थी वो गोपाल को देती है। ये लीजिए, आप खाना खा लो, फिर दवाई खानी है। तुम अपने लिए भी कुछ ले आओ। और भोला कहाँ है? उसको बोलो, वो भी खाना खा लेगा। अरे आप खाना खा लो, हम माँ बेटे बाद में खाना खा लेंगे, अभी वो बकरियां चराने गया है। भगवान ना तो ठीक कर रहा है और ना ही मुझे अपने पास बुला रहा है। तुम दोनों के ऊपर बोझ बन गया हूँ मैं। तभी बाहर से आवाज आती है, गोपाल कहाँ है? बाहर निकल। आवाज सुनकर गोपाल की पत्नी बाहर आती है। बुढ़िया, तुम्हें कितनी बार बोला कि मुझे मेरे पैसे चाहिए? वो बूढ़ा मरा नहीं अभी तक। सेठ जी, अभी थोड़ा हाथ तंग है, हम जल्द ही आपके सारे पैसे चुका देंगे। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। जाओ, इनका सारा सामान बाहर फेंक दो। गोपाल भी धीरे धीरे बाहर आता है। अरे सेठ जी, तू मेरे पैसे लेकर खुद चारपाई पे बैठकर यहाँ आराम कर रहा है। पैसे तेरे बाप ने देने थे। तभी सेठ के आदमी घर के अंदर जाते हैं और सारा सामान उठाकर बाहर फेंकने लगते हैं। गोपाल और उसकी पत्नी सेठ के पैर पकड़ते हैं। सेठ जी, हमें थोड़ी और मोहलत दे दो, आपके सारे पैसे लौटा देंगे। हम कहाँ जाएंगे सेठ जी, ऐसा अन्याय मत कीजिए। गांव के सभी लोग ये तमाशा देख रहे थे, लेकिन सेठ के खिलाफ कोई नहीं बोलता। सेठ गोपाल को पैर से मारता है और गोपाल जमीन पर गिर जाता है। अरे आप ठीक तो हो ना? गोपाल के सिर से खून निकल रहा था। ये सारे खेत साफ कर दो। सेठ जी, ऐसा मत करो, मेरे बेटे ने बहुत मेहनत से सब्जियां उगाई हैं, कुछ ही दिनों में इसमें सब्जियां आने वाली हैं। सेठ के आदमी खेत की सारी फसल उजाड़ देते हैं। दोपहर को जब भोला घर आता है तो घर की ऐसी हालत देखकर वो हैरान हो जाता है। ये क्या है? सब सामान बाहर क्यों बिखरा है? माँ, ये सब क्या है? पिताजी, क्या हुआ आपको? ये खून, ये सब क्या हुआ? बेटा, वो सेठ और सेठ के आदमी यहाँ आए थे, उन्होंने सारा सामान बाहर फेंक दिया। अब हम कहाँ जाएंगे? भोला की माँ सारी बात भोला को बताती है। ये सुनकर भोला की आंखों में पानी आ जाता है। माँ, पिताजी, आप रोना बंद करो, कुछ नहीं हुआ। हम यहाँ अब तभी आएंगे जब हम सेठ के सारे पैसे चुका देंगे। आप लोग मेरे साथ चलो। भोला अपने पिताजी और माँ के साथ कुछ जरूरत का सामान लेकर वहाँ से चला जाता है और अपनी बकरियों को भी अपने साथ ले चलता है। रास्ते में, माँ, पिताजी, बस थोड़ी देर और चलना है। आपको पता है, यहाँ जंगल के उस पार एक झोपड़ी है। मैं कई बार बकरियों को चराने इस तरफ आया हूँ। जब तक सब ठीक नहीं हो जाता, हम वहीं जाकर रहेंगे। जंगल में गोपाल अपनी बकरियों को चराने जाता था तो उसने कई बार जंगल में वो पुरानी झोपड़ी देखी थी और कई बार वो वहाँ बैठकर आराम भी किया करता था। बहुत चलने के बाद भोला अपने माँ पिता के साथ उस झोपड़ी के पास पहुँच जाता है। माँ, अब यही हमारा नया घर है, यहाँ कोई नहीं आता। ये झोपड़ी बहुत पुरानी है, मैं यहाँ कई बार आया हूँ।
भोला जल्दी से झोपड़ी के अंदर जाकर जमीन पर एक कपड़ा बिछाता है। पिताजी, आप यहाँ आराम करो, आप बहुत थक गए होंगे, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। और गोपाल वहाँ उन्हें ले जाता है। बेटा, आज हम क्या खाएंगे? ये कुछ आटा मैं साथ लेकर आई थी। माँ, आप रोटी बनाओ, मैं आसपास कुछ देखता हूँ। तभी भोला देखता है कि उसी घर के पीछे एक पेड़ था जिस पर हरी हरी 2 लौकी लगी थी। अरे वाह, यहाँ तो लौकी लगी है। माँ, आज की सब्जी का इंतजाम हो गया है, तू बस जल्दी से आग जला दे। और भोला बेल पर लटकी लौकी को बेल से उतारता है और उसे अपनी माँ को देता है। उसकी माँ उस लौकी को काटती है और उसकी सब्जी बनाती है और सब मिलकर खाना खाते हैं। फिर वो सो जाते हैं। अगले दिन सुबह गोपाल जल्दी उठकर बाहर घूम रहा था। अरे भोला, सुमन, तुम दोनों जल्दी उठो और यहाँ देखो। भोला और उसकी माँ गोपाल की आवाज सुनकर उठते हैं। सुमन अपने पति को एकदम ठीक घूमते हुए देखकर हैरान हो जाती है। अरे, आप तो बिल्कुल ठीक हो गए हो। हाँ पिताजी, आप तो एकदम ठीक लग रहे हो, जैसे आपको कुछ हुआ ही ना हो। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मेरे साथ जल्दी बाहर चलो, देखो बाहर क्या है। सब बाहर जाते हैं और देखते हैं कि घर के पीछे जो पेड़ था वो पूरा लौकी से भरा पड़ा था। अरे, ये कैसे संभव हो सकता है? कल तो यहाँ सिर्फ 2 लौकी थी जो मैंने तोड़ ली थी। आज ये पूरा पेड़ लौकियों से कैसे भरा है? इतनी लौकी तो मैंने कभी नहीं देखी। ये लौकी की बेल तो पूरे पेड़ पर फैली हुई है। ये तो बहुत अद्भुत लौकी है माँ, जो कि एक ही दिन में पूरा पेड़ लौकियों से भर गया। ऐसी चीजें तो जादुई ही हो सकती हैं। उस दिन गोपाल और भोला उस पेड़ से बहुत सारी लौकियां तोड़ते हैं और उन्हें जंगल के दूसरे पार बाजार में बेच कर आते हैं। उसके बदले उन्हें अच्छे पैसे मिल जाते हैं। अगले दिन सुबह वो पेड़ फिर से लौकियों से भरा पड़ा था। सच में ये कोई साधारण लौकी नहीं, बल्कि कोई जादुई लौकी है जो एक ही दिन में इतनी बड़ी हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हो पिताजी, मुझे तो लगता है हमें यहाँ भगवान ही लेकर आए हैं। देखो ना, यहाँ आते ही आप बिल्कुल ठीक हो गए हो और यहाँ हमें इतनी सारी लौकियाँ भी मिल गई जिन्हें बेचकर हम अच्छे पैसे कमा रहे हैं। और देखो, हमारी बकरियाँ भी यहाँ कितनी खुश हैं। हर रोज हरी हरी घास इनको खाने को मिल जाती है। तभी भोला के पिता गोपाल को कुछ याद आता। मुझे लगता है ये वही झोपड़ी है जिसके बारे में हमारी माँ हमें कहानियाँ सुनाती थी। कहानियाँ? कौन सी कहानियाँ पिताजी? मैंने तो कोई कहानी नहीं सुनी। माँ बताती थी कि जंगल के दूसरे पार कोई साधु शिव भगवान की भक्ति करता था। उसे किसी ने यहाँ देख लिया था, लेकिन उसके बाद सब लोग मिलकर वहाँ गए तो वहाँ कोई नहीं था। ऐसा माना जाता है कि वो उस आदमी के देखते ही वहाँ से गायब हो गया था। अच्छा, तो ये झोपड़ी उसने बनाई होगी और क्या पता ये लौकी भी उसी की शक्तियों से उगी हो। उन सबको वहाँ रहते हुए कुछ महीने बीत गए थे। कुछ ही समय में भोला अपने सारे पैसे चुका देता है और अपनी जमीन और सेठ से घर को वापस ले लेता है। माँ, पिताजी, हमें हमारी जमीन और घर वापस मिल गया है। मैंने सेठ के सारे पैसे लौटा दिए हैं। भगवान, इस लौकी की बेल की वजह से ही ये सब हो पाया है। अगर ये बेल नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। तभी बेल से आवाज आती है। जो अच्छे लोग होते हैं मैं उनकी मदद करती हूँ। ये लो मेरे कुछ बीज ले जाओ और अपने खेतों में बो देना। देखना, फिर सब ठीक हो जाएगा। भोला अपने माँ पिता और बकरियों के साथ अपने घर चला जाता है और अपनी जमीन पर उस लौकी के बीजों को बो देता है। कुछ ही दिनों में वहाँ बहुत सारी लौकियाँ उगती हैं। ये बात सारे गांव में फैल जाती है।
दूर दूर के गांव से लोग उनसे लौकी खरीदने आते थे। ये बात सेठ को रास नहीं आती। ये 2 कौड़ी का किसान मुझसे घर जमीन सब लेकर लौकियां उगा रहा है, इसे तो मैं बताता हूँ। रात के अंधेरे में सेठ अपने आदमियों के साथ जाता है और देखता है कि खेत लौकियों से भरा पड़ा था। एक भी लौकी छूटनी नहीं चाहिए, सब लौकियां तोड़ लो और सारी बेलें उखाड़ दो। जैसे ही सेठ के आदमी खेत में जाने लगते हैं तो लौकी की बेलें पूरी जमीन पर फैल जाती हैं और सब बेलों में फंसकर गिर जाते हैं। अरे कमबख्तो, यहाँ आकर तुम लेट क्यों रहे हो? जैसे ही वो लोग उठने की कोशिश करते हैं, फिर से लौकी की बेल में उलझ जाते हैं। सेठ खुद खेत में जाता है तो वो भी बेलों में फंसकर गिर जाता है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मुझे ये बेलें उठने क्यों नहीं दे रही? तभी सामने से बड़ी बड़ी गायों का झुंड उनकी तरफ आने लगता है। अरे गाय आ रही है, अरे कोई मुझे बाहर खींचो, मुझे बचाओ। सेठ के आदमी कैसे भी करके खुद खेत से बाहर निकल जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अरे कहाँ भाग रहे हो? मुझे बचाओ, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम नमक हरामों को। सेठ कैसे भी करके उन लौकी की बेलों से खुद को छुड़ाता है और गाय से डरता हुआ अपने घर भाग जाता है। भगवान, आज तूने मुझे बचा लिया, आज के बाद मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा। अब भोला लौकी बेचकर गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है और अब लोग मदद के लिए सेठ के पास नहीं जाते थे, बल्कि गोपाल के घर जाया करते थे और गोपाल और भोला सबकी मदद किया करते थे।